नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर ईएफएम, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज केकड़ी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है कृषकीय प्रादेशिकरण और इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। कृषकीय प्रादेशिकरण को हमें जानना है। इस चैप्टर के अंतर्गत कृषि प्रदेश वह भौगोलिक प्रदेश है जिसकी सीमा के अंतर्गत फसलों की समरूपता पाई जाती है। भारत के कृषि प्रादेशिकरण की दिशा में अनेक कार्य किए गए हैं। इन कार्यों को अनुभवाश्रित और सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से किया गया है। भारत के कृषि प्रादेशिकरण की दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कृषि वैज्ञानिक रंधवा और सेनगुप्ता द्वारा किया गया है। इसी के साथ ही साथ जो कृषि का प्रादेशिकरण है उसमें इन विद्वानों ने फसलों की समरूपता के साथ साथ स्थलाकृतिक विशेषताएं, जलवायु, मृदा और जनसंख्या जैसे कारकों का विश्लेषण करते हुए भारत की निम्नलिखित 6 प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है फल और सब्जी प्रदेश, दूसरा है चावल, चाय और जूट प्रदेश, तीसरा है गेहूं और गन्ना प्रदेश, चौथा है ज्वार, बाजरा और तिलहन प्रदेश, पांचवा है मक्का और मोटे अनाज का प्रदेश और आखिरी है कपास का प्रदेश। इसे इस तरह से 6 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फल और सब्जी प्रदेश कि फल और सब्जी प्रदेश के अंतर्गत मुख्यतया हिमालय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत को रखा जाता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इस कृषि प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो है पूर्वी हिमालय प्रदेश और दूसरा है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। इसमें भी हम सबसे पहले पूर्वी हिमालय प्रदेश को स्टडी करेंगे कि इस प्रदेश का औसत तापमान 230 से 290 सेल्सियस है, जबकि वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और कुल मिलाकर के यह एक उष्ण आर्द्र प्रदेश है। इस प्रदेश के अनानास, केला, नारंगी प्रमुख फसल हैं। आलू सबसे प्रमुख सब्जी है, लेकिन पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में विविध प्रकार की हरी सब्जियां भी उत्पन्न की जाती हैं। अब आता है पश्चिमी हिमालय प्रदेश। यह शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ सामान्यतया तापमान 230 सेल्सियस से कम होता है। यहाँ वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। कम तापमान और कम वर्षा के कारण यह प्रदेश शीतोष्ण फसलों के लिए अनुकूल है। यहाँ उत्पन्न होने वाले फलों में सेब, अंगूर, अखरोट और विविध प्रकार के बेरी प्रमुख हैं। यह सही अर्थों में रसदार फलों का क्षेत्र है। भारत का करीब 3/4 सब सिर्फ जम्मू और कश्मीर राज्य में होता है। भारत का करीब 80% अखरोट भी जम्मू कश्मीर में ही होता है। सेब और अखरोट के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है। इसी तरीके से जहाँ तक सब्जी के उत्पादन का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का लाहन स्पीति घाटी आलू की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू क्षेत्र, उधमपुर क्षेत्र, कांगड़ा और कुल्लू घाटी का क्षेत्र हरी सब्जियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यद्यपि हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत फल और सब्जी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जब हम इस प्रदेश के कुल कृषि भूमि की खेत को देखते हैं तो मात्र 10% कृषि भूमि पर ही फल और सब्जी की कृषि होती है। किंतु ये आर्थिक और व्यापारिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण इस प्रदेश के महत्वपूर्ण फसल हो गए हैं। कृषि विकास नीतियों के अंतर्गत भी इन फसलों को प्राथमिकता दी गई है। इसी तरीके से इसमें पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में अन्य फसलों में चावल, चाय, मक्का, गन्ना, केसर और शहतूत प्रमुख हैं। अधिक ऊंचाई की सीढ़ी नुमा खेतों से चावल की कृषि होती है और चाय की कृषि मुख्यतः पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी ढालों पर होती है। मक्का की कृषि मुख्यतः जम्मू कश्मीर और विशेष रूप से लद्दाख के पठारी क्षेत्रों में होती है। गन्ना की कृषि दून की घाटी में होती है और शहतूत और केसर की खेती मुख्यतः जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में होती है। ये दोनों ही फसलें वाणिज्यिक महत्व की फसलें हैं। केसर सर्वाधिक कीमती मसाला है, जबकि शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, इसलिए भी इसका महत्व काफ़ी अधिक है। अब दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है चाय, चावल और जूट प्रदेश का। चावल, चाय और जूट का प्रदेश भारत का वह आर्द्र प्रदेश होता है जहाँ वार्षिक वर्षा
400 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। इसके अंतर्गत भारत के अधिकतर मध्यवर्ती और तटीय मैदानी क्षेत्र आते हैं। चावल यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल है। 3/4 से अधिक कृषि भूमि में चावल की कृषि होती है। यह भारत के जीवन निर्वाह कृषि क्षेत्र है। चाय की कृषि दूसरे फसल के रूप में बिहार के उत्तरी और पूर्वी मैदान यानी मुख्यतः किशनगढ़ जिला और उत्तरी पश्चिमी बंगाल मुख्यतः सिलीगुड़ी और कूच बिहार जिला तथा ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी मैदानों क्षेत्र में होती है। जूट की कृषि बिहार के पूर्वी मैदान, पश्चिमी बंगाल के मैदान, पश्चिमी ब्रह्मपुत्र मैदान और महानदी और गोदावरी के डेल्टाई क्षेत्रों में भी होती है। इसी तरीके से जो है चावल, चाय और जूट प्रदेश जो है हाल ही के वर्षों में कुछ अन्य फसलों के महत्व में भी वृद्धि हुई है। जैसे कृष्णा नदी के डेल्टाई और मैदानी क्षेत्र में तंबाकू दूसरी महत्वपूर्ण फसल बन चुकी है। इसी प्रकार केरल, पश्चिमी कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के पश्चिमी मैदान क्षेत्रों में नारियल की खेती भी प्रमुख फसल के रूप में होती है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में चावल प्रथम फसल है। यही कारण है कि इसमें चावल संस्कृति का क्षेत्र भी कहा गया है। चावल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है और उसके बाद क्रमशः पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। इसी तरीके से तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है गेहूं और गन्ना कृषि प्रदेश। यह प्रदेश भारत का नहर सिंचित क्षेत्र है। सही अर्थों में यह प्रथम चरण में का हरित क्रांति क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर जिलों को रखा जाता है। नहर सिंचाई के विकास के पूर्व इस क्षेत्र में मोटे अनाज और तिलहन प्रमुख फसल थी, लेकिन नहर सिंचाई के विकसित होते ही गेहूं और गन्ने को प्राथमिकता मिली है। इसी प्रदेश में लगभग 3/4 गेहूं उत्पन्न होता है और यह प्रदेश भारत का करीब 40% गन्ना भी उत्पन्न करता है। हाल ही के वर्षों में चावल और कपास की प्रमुख फसलों के रूप में भी उभर कर आए हैं। सिंचाई सुविधा और संकर बीज के प्रयोग के कारण इन फसलों का महत्व भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ ही चौथा प्रमुख क्षेत्र है ज्वार, बाजरा और तिलहन कृषि प्रदेश। ज्वार, बाजरा और तिलहन कृषि प्रदेश पठारी भारत के उन क्षेत्रों की विशेषता है जहाँ प्रथमतः लैटराइट और लाल मृदा पाई जाती है। साथ ही वार्षिक वर्षा 75 से 135 सेंटीमीटर के मध्य होती है। इन दो परिस्थितियों के अंतर्गत दक्षिणी पठारी भारत के अधिकांश क्षेत्र आते हैं, जो सामान्यतः भारत का सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यह मूलतः एक फसली क्षेत्र है, अर्थात वर्ष में एक बार वर्षा ऋतु के समय ही फसल उत्पन्न की जाती है। सामान्यतः प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है। अच्छी मानसून की स्थिति में सभी कृषि योग्य भूमि पर फसल लगाई जाती है, लेकिन यदि मानसून अनिश्चित हो तो पड़ती भूमि में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। अधिकतर कृषि कार्य परंपरागत विधि या उपकरणों की मदद से ही होता है। इसी तरीके से पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मक्का और मोटे अनाज का कृषि प्रदेश। मक्का और मोटे अनाज का कृषि प्रदेश मुख्यतः उन क्षेत्रों में होती है जहां निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होती है। प्रथमतः वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है और दूसरा मृदा की विशेषताएं बलुई, लैटेराइट और लाल प्रकार की होती हैं। इन दोनों ही परिस्थितियों से प्रभावित क्षेत्र भारत के इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी भारत का वृष्टि छाया क्षेत्र, संपूर्ण राजस्थान, उत्तरी गुजरात तथा तमिलनाडु का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। अगला महत्वपूर्ण इसके अंतर्गत पॉइंट है कि इन प्रदेशों में मानसून की अनिश्चितता के कारण कृषि गहनता की कमी है। प्राय प्रतिवर्ष पड़ती भूमि छोड़ी जाती है। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक पड़ती भूमि है। इन प्रदेशों में कम वर्षा के कारण मोटे अनाज और जनसंख्या दबाव कम होने के कारण प्रति व्यक्ति जोत का आकार बढ़ जाता है। जहाँ भी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है वहाँ चावल और कपास जैसी फसल भी उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में मक्का और मोटे अनाज ही इसकी प्रमुख फसलें हैं। अब आता है महत्वपूर्ण पॉइंट इसका कि कपास कृषि प्रदेश कौन सा है और किस तरह कार्य करता है। कि भारत का कपास क्षेत्र काली मृदा का क्षेत्र है और यह विश्व का सबसे बड़ा कपास क्षेत्र है। कुल बोई गई भूमि की दृष्टि से कपास से अधिक क्षेत्र ज्वार के अंतर्गत आता है, क्योंकि यही फसल इस प्रदेश का प्रमुख खाद्य पदार्थ है, लेकिन यह एक जीवन निर्वाह फसल है। इसके विपरीत कपास व्यापारिक और औद्योगिक महत्व की फसल भी है। भारत विश्व के
कपास उत्पादक देशों में से है। महाराष्ट्र और गुजरात के औद्योगिकरण का प्रमुख कारण इन प्रदेशों में कपास की कृषि का होना है। इन दो राज्यों के अतिरिक्त मालवा के पठार, तेलंगाना पठार, मैसूर के पठार के अंतर्गत बेंगलोर और मैसूर के बीच का क्षेत्र, तमिलनाडु के अंतर्गत कोयम्बटूर और मदुरै उच्च कपास कृषि क्षेत्र के लिए भी जो है प्रसिद्ध हैं। यद्यपि कपास प्रमुख काली फसल है, कैश क्रॉप है, लेकिन ट्यूबवेल सिंचाई विकास के कारण इन प्रदेशों में गन्ने की कृषि भी प्रारंभ हुई है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात का सूरत जिला गन्ने की कृषि में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऊपर वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि भारत मानसूनी जलवायु के क्षेत्र के बावजूद फसलों की विविधता का देश है। विभिन्न प्रदेशों में फसलों के बीच संयोजन की स्थिति भी है, लेकिन परंपरागत जीवन निर्वाह कृषि के कारण संयोजन की प्रवृत्ति सुदृढ़ नहीं हो सकी है। फिर भी अधिकतर कृषि क्षेत्रों में चावल एक महत्वपूर्ण फसल के रूप में जो है जाना जाता है। धन्यवाद। थैंक यू।